अब हम लोग को देखना है कि रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसके बाद तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड चीज पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर अगर हम इधर पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, ठीक है, इधर हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, इधर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होने वाला है हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग को देखना है कि आखिर ये डायरेक्शन आया कहाँ से। हम लोग तो जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन इस चीज को हम लोग को देखना है ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से है, इसके पहले कोई कर्व लाइन था या नहीं था या क्या था, तो हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे अगर Q और यहाँ पे माइनस Q लेकर चल रहे हैं तो यह एक चार्ज पार्टिकल, यह चार्ज है। और कल की इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में आप लोग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ऐसे कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखवाए थे कि द रीजन और स्पेस अराउंड चार्ज पार्टिकल्स, वहां पे थोड़ा पार्टिकल्स को आप लोग इलिमिनेट करके सिर्फ चार्ज रखेंगे कि द रीजन और स्पेस अराउंड चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट रीजन और स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर यहाँ पे क्या है, चार्ज है, चार्ज तो यहाँ पे भी है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि इस चार्ज के अराउंड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, या जो भी हमको कैलकुलेट करना होगा, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेंगे जो कि कैसा होगा, टेस्ट चार्ज कैसा होगा, तो टेस्ट चार्ज जो भी हम लोग लेते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ चार्ज पार्टिकल रखकर कि इसके चारों तरफ या इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेंगे और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स किधर लगेगा, तो ध्यान देंगे यह पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, इस पर कैसा फोर्स रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के चलते हुए इसको रिपेल कर देगा, यानी कि लगभग कुछ ऐसा डायग्राम होना चाहिए। ये उसको उधर भेजना चाहेगा, भाई आप उधर जाइए, ठीक है। अब फिर सोचिए यह क्या है, नेगेटिव, इसके अराउंड में भी हम लोग टेस्ट चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। तो जब इधर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फिर पॉजिटिव हो रहा है और इधर तो नेगेटिव है, तो यह नेगेटिव इधर पॉजिटिव है। अब इधर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर यह पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव रहता तो यह इसको इधर साइड में रिपेल करता, लेकिन इधर तो निगेटिव है, तो निगेटिव होने के चलते ये बड़ी आसानी से इस माइनस Q की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। यह बात समझ में आया, बहुत आसानी से यह क्या हो जाएगा, इसके तरफ आना चाहेगा टेस्ट चार्ज रखने के चलते। यह Q इस Q को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो यह क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। यानी कि अगर आप इधर कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर चले, इधर कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर चले, तो यह निगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, उधर धकेलना नहीं चाहेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब कुछ ऐसा डायग्राम होगा, कुछ इस तरह से डायग्राम आना चालू करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यह रीजन समझ में आ रहा है। अब फिर नीचे भी कुछ ऐसा ही केस होगा, यानी कि हम लोग जब भी टेस्ट चार्ज रखना स्टार्ट करेंगे तो कुछ रिजल्ट ऐसे होता है। अब यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बीच में यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, यह कर्व सबसे ज्यादा हो रहा है। तो जब यहाँ पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और जब बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कम होने वाला है, इसका मतलब यह हुआ यह कर्व लाइन था तो इसको स्ट्रेट लाइन ही होना होगा। समझ रहे हैं ना, यह कैसे आया इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज था और यहाँ पे चार्ज था, हम देखना चाहते थे कि कोई अदर चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रखने पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम लोग हमेशा टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे इस चार्ज के अराउंड में हम एक टेस्ट चार्ज लिए, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज चारों तरफ तो जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो यह क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करने का काम किया, रिपल्सिव फोर्स लगाया। यहाँ भी हम लोग लगभग सेम कंडीशन वही देख रहे हैं। तो जब यहाँ भी हम लोग सेम कंडीशन देख रहे हैं, तो जो स्ट्रेट लगाने के पीछे कारण क्या है कि पहले कर्व लाइन आया होगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आया।
और स्ट्रेट लाइन आने के पीछे है कि इसके बीच में बहुत ज्यादा जो है फोर्स लग रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। सेम ऐसे ही आप निगेटिव पॉजिटिव रखकर जो भी हो आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक चीज है। अब हम लोग को देखना है ओम्स लॉ। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, ओम्स लॉ को हम लोग समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना, ओम्स लॉ क्या है? तो सबसे पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल conductor, the current flow through a cross sectional conductor is directly, इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, at any constant temperature, constant temperature। ठीक है, हम बताएंगे आगे क्यों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। At any constant temperature, the current flow through a cross-sectional conductor is directly proportional to electric potential difference between its two end point, यानी किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करता है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में कोई करंट अगर फ्लो करता है तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उस कंडक्टर के जो दो एंड बनाए हुए हैं इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हम लोग कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देने वाला बात समझिएगा। हो सकता है कि बुक वगैरह में सिर्फ इस कंडीशन पे जो है आगे वेरिफिकेशन जो भी दिया हो, अगर हम लोग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखते हैं तो V इज इक्वल टू जनरली हम लोग यहाँ पे IR लिख देते हैं। R क्या है, तो R एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल पर ध्यान दें, इसको अगर हम लोग को लिखने का मन किया तब तो कुछ रिजल्ट ऐसे आ गए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक गलती कर देते हैं जनरली, फिर जब फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा तो हम लोग इस चीज को ऐसे न लिखकर थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट दिखाएंगे और फिर से लिखेंगे क्या, इस पर ध्यान देंगे। हम लिखने जा रहे हैं अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो लिखेंगे V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू I, वेयर K को यहाँ पे हम लोग मान लेंगे R, जिसको आप लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। सेम उसी तरह अगर हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख रहे हैं तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा K इंटू V, या V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K इंटू I। अब आप इस 1/K को भी कांस्टेंट मानेंगे और यह 1/K कांस्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, R में। तो फाइनली हम लोग का रिजल्ट क्या हो गया, I आएगा। तो यह जाकर सही हुआ। यानी हम लोग दोनों तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I पर भी V इक्वल टू IR आएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V पर भी V इक्वल टू IR आएगा। क्योंकि दोनों का मतलब यही है कि अगर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे तो उस केस में करंट इंक्रीज करेगा, या करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो यह हुआ ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। आगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है।